लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं यार। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आया हूं, जो आप लोगों की आगामी सक्षमता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। एक बार ज़रूर देखिएगा। और भी जो आने वाले वनडे एग्ज़ाम हैं, जैसे यूपी टेट है, एसटेट है, वीपीएससी टीआरई 4 है, एसएससी जीडी है, एनटीपीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। एक बार ज़रूर देखिएगा। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 11 थे कि 10 थे कि 6 थे कि 7 से? बताइएगा आप लोग। देखिए, वर्तमान में मूल संविधान में जो है, मूल संविधान में जो है 7 मौलिक अधिकार थे। मौलिक अधिकार थे, बट 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है 7वां संविधान जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार जो है, इसे हटा दिया गया। इसे जो है हटा दिया गया। अतः वर्तमान में जो है मौलिक अधिकारों की संख्या 6 बचती है। तो कितने मौलिक अधिकार हो गए मूल संविधान में? 7 थे। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 हैं। तो एक संपत्ति का अधिकार हटा दिया जाता है, परंतु 300वां अनुच्छेद 300 नंबर जो है संविधान को एक संवैधानिक जो है दर्जा दे दिया गया है। संवैधानिक दर्जा दे दिया गया संपत्ति को, अधिकार को। तो इसलिए 7वां मौलिक अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो विकल्प नंबर का चौथा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा रहेगा कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा? बताइएगा आप लोग। जो है भारतीय संविधान को जो जनक है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। अगर संविधान के कानून के निर्माता कहे जाएं तो भी जो है हम कानून का निर्माता या संविधान का जनक, संविधान का जनक कहा जाए या कानून का निर्माता कहा जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। इसके अलावा कहेंगे अगर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर देखा जाए संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। कौन थे? सारे हम ऑप्शन को देखते चलेंगे एक एक को। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, अस्थायी थे। ऐसे याद रखिएगा, जो भी सच्चे लोग होते हैं इस धरती पे स्थायी नहीं हैं, बल्कि क्या हैं? अस्थायी हैं। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो हमने भी एक बात कही थी, जो सच्चे लोग होते हैं वो अस्थायी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका चौथा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो है अस्थायी अध्यक्ष थे। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे आगे
अगला सवाल है कि पंचायती राज किस संविधान संशोधन से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन है कि 52वां संविधान 74वां संविधान संशोधन है कि 51वां संविधान संशोधन है कि 52वां है, बताइएगा। 52वां है कि 61वां है, बताइएगा आप लोग। 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित था। चौहत्तरवां संविधान संशोधन नगर निकाय, या हम लोग कहे नगर निगम। 61वां संविधान संशोधन के तहत जो है वोट डालने की उम्र को जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो कुछ बेसिक जानकारियाँ थी जो हम लोग देखते चलते हैं। तो अब ऑप्शन नंबर इसका पहला 73वां संविधान संशोधन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला है किस संविधान संशोधन के तहत वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष यहाँ पे कब कर लीजिएगा, कर दी गई। तो आप लोगों ने पढ़ा था अभी 61वां संविधान संशोधन के तहत जो है वोट डालने की उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है कर दी गई थी। समझ में आ गया होगा। जो भी लोग 18 वर्ष के हो गए होंगे सब लोग वोटिंग में भाग ले सकते हैं। अपना मत देने का अधिकार सभी को प्राप्त है और देना भी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी बताई गई है, 4 कि 6 कि 8 कि 10। देखिए वेदों की संख्या जो है 4 है और वेदांग है 6। दोनों बात आप लोग याद रखिएगा। तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अब एक एक की हम चर्चा कर लेंगे। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है अथर्ववेद, और चौथा यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है, वो है ऋग्वेद। सामवेद को हम लोग गायन कहते हैं, गायन के नाम से जानते हैं। गान इसमें होता है। अथर्ववेद जो होता है जादू टोना वाला जो वेद होता है, जादू टोना, जादू जो बाबा लोग करते नहीं हैं वो अथर्ववेद का ही चाल है, जादू टोना। यजुर्वेद जो है वो गद्य पद दोनों में वर्णित है। कौन है, गद्य और पद दोनों में सम्मिलित है यजुर्वेद। एक और मैं आपको बता दूं कि ऐसा कौन सा वेद है जो वेद त्रयी में शामिल नहीं है। वेद त्रयी में शामिल नहीं, आप लोग बताइएगा। तो आप लोग याद रखिएगा अथर्ववेद जो है वेद त्रयी में शामिल नहीं है। इसलिए ये भी बहुत नोट करके आप लोग पॉइंट रखिएगा। अथर्ववेद जो है वे वेद त्रयी में शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भगत सिंह ने कहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था। तुम मुझे
खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे आगे। अगला, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था कि भगत सिंह, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल? जो इंकलाब जिंदाबाद जो है कहा था, भगत सिंह ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख बढ़ेंगे हम लोग। अगला बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, कि स्वामी विवेकानंद, कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी किया था, कि आत्माराम पांडुरंग ने किया था? देखिएगा आप लोग, जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो होती है सन 1897 ईस्वी में जो है, स्वामी विवेकानंद जी जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। अगर स्वामी दयानंद सरस्वती बात करेंगे हम, तो सन 1875 ईस्वी में जो है आर्य समाज की स्थापना करते हैं। आर्य समाज की स्थापना करते हैं। इसके अलावा अगर हम कहेंगे ब्रह्म समाज की स्थापना कौन करता है, तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना जो है 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा राजा राम मोहन राय जी ने किया था। इसके अलावा आत्माराम पांडुरंग जी ने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। तो इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। एक के सहारे चार चार को लेकर चलेंगे हम लोग। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला है, बहुत अच्छा सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, कि 22 अप्रैल, कि 14 सितंबर, कि 5 जून? तो आप लोग याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस जो है 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं? जल दिवस, विश्व जल दिवस। आप जल दिवस कैसे याद रखेंगे? होली मनाई जाती है मार्च महीने में, और होली में जो है सबसे ज़्यादा जल का इस्तेमाल किया जाता है। तो विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। 22 अप्रैल की बात करेंगे तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। जल के बाद आ जाएगा पृथ्वी दिवस। 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। इसके अलावा 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस। ये कुछ बातें थी जो हमने समझाने का प्रयास किया। तो विकल्प नंबर इसका चौथा 5 जून सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 11वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? दल बदल है, कि भूमि सुधार है, कि पंचायती राज्य है, कि नगर निगम है? अगर देखा जाए तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं गुरुजी? 12। एक एक हम आपको लोगों को बताऊंगा अनुसूची, कि कैसे अनुसूचियों की ट्रिक है याद करने की। एक एक पर हम डिस्कशन करेंगे। पहला है 11वीं अनुसूची में जो है किसका वर्णन किया गया? दल बदल 10 बहाने करके ले गई दिल। 10वीं अनुसूची में है।
भूमि सुधार, सुधार किसमें हम कर सकते हैं? 9 में, 9वीं अनुसूची, क्योंकि 9 से हम 8 बना सकते हैं, तो 9वीं में करेंगे भूमि सुधार और 10वीं में करेंगे दल बदल। अब पंचायती राज किसमें चला जाएगा? 11वीं अनुसूची, ये 11वीं अनुसूची में चला जाएगा। और नगर निकाय 12वीं अनुसूची। अगर 8वीं की बात करेगा तो 8वीं में है भाषा। क्या है? भाषा। तो पांचों आपको याद हो गई। 8वीं में भाषा है, 9वीं में भूमि सुधार है, 10वीं में दल बदल है और 11वीं में पंचायती राज्य है और नगर निकाय कितने में? 12वीं में है। ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर कुल अनुसूचियाँ पूछी जाएँ तो 12 है। कितनी है? 12। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। तो विकल्प नंबर्स का जो है दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। फूलों की घाटी किस राज्य में अवस्थित है? पहला है उत्तर प्रदेश कि मध्य प्रदेश कि उत्तराखंड कि केरल। बहुत बढ़िया सवाल है। अगर देखा जाए फूलों की घाटी कैसे हम याद करेंगे, देखिए फूल किसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? मंदिरों में। और मंदिर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तराखंड। तो जहाँ पे मंदिर सबसे ज़्यादा होंगे वहीं पर तो फूलों की आवश्यकता होगी, होगी नहीं होगी? तो जाहिर सी बात है फूलों की घाटी के लिए कहाँ जाएंगे? उत्तराखंड। देवभूमि कौन सी है? उत्तराखंड। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर इसी पर हम लोग अगर इसी के साथ हम लोग एक घाटी और है, उसका नाम है शांत घाटी। क्या है? शांत घाटी, या हम लोग कहेंगे साइलेंट वैली। साइलेंट वैली वो कहाँ है? वो केरल राज्य में पड़ती है। ऑप्शन नंबर इसका केरल में है शांत घाटी, जबकि फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। तो विकल्प नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगर भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से कहा जाए तो उत्तर प्रदेश है। अगर कहा जाए सबसे ज़्यादा वनों वाला राज्य कौन सा है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा मध्य प्रदेश है। वन सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगर प्रतिशत के हिसाब पे वनों की संख्या पूछी जाए तो मिजोरम में, आप लोग याद रखिएगा। कहाँ है? मिजोरम में। ये कुछ कीवर्ड थे जो हमने बताने का प्रयास किया। इसी के साथ ये क्लास जो है समाप्त होती है। फिर अगली क्लास में कुछ कहने सुनने का मैं प्रयास करूँगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए और औरों को भी जोड़िए इस क्लास को पाने के लिए। एक से एक चुनिंदा क्लासों से आपको क्वेश्चन से हूबहू मुलाकात कराऊंगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।